उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, 28 नंबर की वीडियो है ये। और इसमें मैं बात बता दूं कि इसमें अपठित गद्यांश, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में गद्यांश दिए जाते हैं, उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। 5 गद्यांश होंगे और एक गद्यांश में 4 क्वेश्चन होंगे, है ना। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि गद्यांश को अच्छे से पढ़ा जाएगा, उसके बाद में नीचे उसके प्रश्न होंगे, उसके बाद में उसका उत्तर दिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपके प्रश्न पे चलता हूँ ताकि आपको पता हो जाए। जैसे एक गद्यांश दे दिया गया है, इसमें क्या है, मैंने पूरा लिखा नहीं क्योंकि वैसे भी छोटा हो जाता ना, तो आप पढ़ने में आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं, बस गद्यांश उठा के रख दिया है। तो गद्यांश में बता दूं, इसमें 4 प्रश्न होंगे प्रत्येक गद्यांश में। तो ये गद्यांश नंबर 1 है, इसमें 4 प्रश्न होंगे। उस प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश को देख कर ही देना है, चाहे वो मतलब आमतौर पर उसका उत्तर कहीं अलग या भिन्न हो तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा। जो भी इस गद्यांश में वाक्य दिया गया है उसी के आधार पर दिया जाएगा उत्तर। तो मैं एक बार गद्यांश को पूरा पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि प्रश्न को करने में सही रहे। एक तरीका मैं और बता दूंगा कि जैसे विदाउट गद्यांश पढ़े भी उत्तर दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा एक बार ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। निस्संदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी। मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। साहित्य वह है जिसमें समाज अपना चेहरा दिखाता है ना। मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ ताकि आपको पता चले। साहित्य ही वह है जो समाज की शोभा, की यश, संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत होता है, वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नव सृजन करने वाला साहित्य का एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह जन सामान्य के सन्मुख बहुत ही सहज ढंग से देश काल की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है ना। ये गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं प्रश्न पे। आपको एक तरफ मैं गद्यांश इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई मतलब जैसे मान लिया प्रश्न दिखेंगे तो उसको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको पूरे डिस्प्ले में दिखा दिया है, तो आप वहाँ से भी मतलब पढ़ सकते हो, है ना। कुछ समस्या तो होगी ही क्योंकि गद्यांश पैसेज बड़े हैं, तो मतलब मोबाइल के स्क्रीन में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको इतना मैं पढ़ के भी बता दूंगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, है ना। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है गद्यांश के आधार पर है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है। विकल्प सुन लीजिए। विकल्प ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और विकल्प बी है मैथिली शरण गुप्त, और विकल्प सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देख लीजिए यहाँ पे पहले ही लाइन में मिल जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो वही तो पूछ रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है। तो अकारण ही नहीं कहा था, मतलब कोई कारण रहा होगा तभी तो कहा होगा, है ना। तो ये चीज़ इन्हीं ने कहा है, इसलिए आपको कंफर्म हो गया होगा, है ना। ऐसे ही ढूंढा जाता है पैसेज, आपको क्लियर होगा। गद्यांश में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देख लीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जैसा कि इस पैसेज में दिखाया गया है, जो भी मतलब गद्यांश में दिखाया गया है ना। एक बात मैं बता दूं कि अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा ना गया हो, अर्थात अनसीन पैसेज जो होते हैं ना। आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, अलग विषय है, लेकिन तो वो लेखक मान के चलता है कि मैं जो पैसेज इसमें दे रहा हूँ वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा ना, इसलिए मतलब ऐसा ही चीज़ें होती हैं, बाकी है। फिर आपको दिख गया होगा। फिर प्रश्न संख्या 2 है साहित्य समाज का, फिर डॉट 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 करके है बताना है। तो विकल्प ये है प्रतिबिंब एवं मार्ग विहीन, और विकल्प बी है प्रतिपक्ष एवं मार्ग विहीन, विकल्प सी है प्रतिपक्ष एवं मार्गदर्शक, और विकल्प डी है प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक। नाइस। अब देख लीजिए, ये पूछ का यहाँ देखिए, यहाँ साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी और मार्गदर्शक भी है, तो ना वही चीज तो पूछ रहा है, प्रतिबिंब और मार्गदर्शक दोनों है। तो यही ऐसे पैसेज ढूंढा जाता है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक है ना। प्रश्न संख्या 2 हो गया आपके सही। अब प्रश्न संख्या 3 है कि यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी है,
डैश करके है पूछ रहा है। तो विकल्प ये है परमात्मा, विकल्प बी है ब्रह्म, विकल्प सी है आत्मा, विकल्प डी है शरीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मा, है ना। अब देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें साफ साफ एक ही लाइन में आपको मैंने पूरा पैसेज एक बार पढ़ा था। तो अब देखिए इसमें ढूंढो, अभी पूछ रहा है कि यहाँ आपको मिल जाएगा, ये साहित्य ही वह है जो समाज की शोभा, उसकी यश, संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंब करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी डैश करके यहाँ पे देख लीजिए आत्मा है। तो वही तो पूछ रहा है ना। तो बस सिंपल, यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। आपके 3 प्रश्न सही हो गए। प्रश्न संख्या 4 है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए, है ना। तो शीर्षक बताना, पहले पढ़ दे रहा हूँ। साहित्य समाज का कुरूप, साहित्य समाज का दर्पण, विकल्प सी है साहित्य समाज का दर्पण और विकल्प डी है साहित्य समाज का प्रतिपक्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य समाज का दर्पण, अर्थात बी विकल्प सही है ना। तो आप पूरे गद्यांश को जब पढ़ा गया है तो इसमें ये क्या दिखा रहा है पूरा जब समझ के निचोड़, तो ये सीधा सा बात है, ये समाज का दर्पण है। ये देख लीजिए, यही साफ साफ ऊपर ही लाइन में आपको मिल जाएगा साहित्य समाज का दर्पण है। तो वही तो पूछ रहा है लेखक, है ना। ये पूछ रहा है कि मतलब पैसेज में बताएगा कि किस इसका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक साहित्य एवं समाज का दर्पण दिखाना है ना। तो बस बात खत्म, है ना। तो हमारे 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब है ना, देख लीजिए, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक साहित्य समाज का दर्पण होगा। अब एक गद्यांश, दूसरा गद्यांश नंबर दूसरा है, इसमें मैं पूरा डिटेल में एक अच्छे से पढ़ दूंगा ताकि आपको मतलब माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद में ये पैसेज आपको अगले प्रश्न पे दिखेगा। देख लीजिए, सभी सजीवों मतलब इसमें बताएगा पेड़ और पौधे में उपापचयी क्रियाएं पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन, आकार में वृद्धि, शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय, कार्य करने की क्षमता तथा उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। वृद्धि की विशेषावधि के पश्चात सभी पौधों तथा जंतु जनन द्वारा अपने जैसे ही संतति उत्पन्न करते हैं। सभी पौधे तथा जंतुओं की निश्चित आकृति होती है, परंतु कोई भी 2 पौधा या जंतु एक समान नहीं होते हैं। ऐसी भिन्नताएं जनन के समय उत्पन्न होती हैं तथा जैविक विकास के लिए मुख्य आधार बनती हैं। सजीव तंत्र के विलक्षण संगठन के कारण ही विभिन्न जैविक क्रियाएं संभव हैं। संगठन के विभिन्न स्तर हैं, आणविक, कोशिकीय, ऊतकीय, अंगतंत्र, व्यष्टि, समष्टि यानी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र एवं जीवमंडल। संगठन के इन सभी स्तरों के अंतर्गत जीवन के गुण केवल कोशिकीय स्तर पर दिखाई देते हैं तथा जीवमंडल के आगे नहीं जाते हैं। कोशिकाएं विभिन्न आकार और आकृति की हो सकती हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं जबकि कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। प्रत्येक कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा उनमें विभिन्न कार्यों के लिए अनेक कोशिकांग होते हैं। इस प्रकार कोशिका किसी भी जीव की इकाई और सभी कोशिकाएं पहले से निर्मित कोशिका से विकसित होती हैं। आपको पूरा पैसेज मैंने अच्छे से पढ़ दिया है, आप इसमें कुछ चीजें समझ भी गए होंगे। अब जैसे भी प्रश्न जब चलेगा, मतलब प्रश्न दिखेगा, तो आपको पता होगा कि हाँ प्रश्न पूछ क्या रहा है ना। एक मतलब तरीका है। अभी मैं जो पैसेज नंबर तीसरा होगा मैं ऐसे बताऊंगा कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे ले जाके तब पैसेज दिखाऊंगा और वो क्वेश्चन सही भी जाएगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक मेथड तो यही है कि एक बार उसको रिकॉल कर लोगे तो कोई गलती नहीं होती ना, इसलिए ऐसा करते हैं। तो आपको प्रश्न दिख रहा होगा, पहले एक पैसेज में आपको मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो ज़्यादा ढूंढने में। तो सबसे पहले मैं पहला प्रश्न है, जीवन का अस्तित्व कहाँ पर है ना। विकल्प देख लीजिए, विकल्प ए है प्राणी में, विकल्प बी है सजीवों में, विकल्प सी है पृथ्वी पर, विकल्प डी है शारीरिक अंगों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर। देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए एकदम ऊपर वाली लाइन पर, सौर परिवार में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। तो पूछ क्या रहा है, वही तो पूछ रहा है कि किस पर है। तो सिंपल है, प्रश्न सही हो गया, है ना। और ये सब क्वेश्चंस जैसे जो प्रीवियस ईयर पेपर या कहीं ऐसे चीजें होती हैं तो उसको हम लोग रखते हैं ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देख लीजिए, सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है ना। ऐसा जिस पैसेज में कहा गया है तो उसी के अकॉर्डिंग उत्तर देना ही चाहिए, है ना। तो ये सही विकल्प हो गया, एक प्रश्न आपके सही हो गए। और प्रश्न संख्या दूसरा है, एक पैसेज भी दिखा दिया गया है मैंने, है ना। तो इसमें दूसरा प्रश्न है कि उपापचयी क्रियाओं से क्या तात्पर्य है। विकल्प पहले सुन लीजिए, विकल्प ए है पाचन क्रियाएं, विकल्प बी है पोषण, श्वसन
एवं उत्सर्जन, विकल्प सी है जनन क्रियाएं, विकल्प डी है उत्तकीय क्रियाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन। आपको ये देखा उपापचयी क्रियाओं से क्या तात्पर्य है ना, तो सबसे पहले आपको उपापचयी क्रियाएं देखो, पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन है ना, तो यहाँ आपको मिल गया ना, तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तात्पर्य क्या है, तो तीनों से तात्पर्य है ना, तो इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि अपना विकल्प भी सही है। अब 2 प्रश्न हमारे सही हो गए। प्रश्न संख्या 3 पे एक पैसेज भी दिख रहा होगा है ना। अब कोशिका क्या है ना, अब पैसेज में जो भी दिया गया है, पहले ऑप्शन देख लीजिए। विकल्प ये है जीव की इकाई, विकल्प बी है एक कोशिका, विकल्प सी है कोशिकांग, विकल्प डी है बहुकोशिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव की इकाई। तो आपको इस लाइन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देख लीजिए या इसमें पढ़िए, इस प्रकार कोशिका किसी भी जीव की इकाई और सभी कोशिकाओं से पहले निर्मित कोशिका से विकसित होती है ना। तो आपको यहाँ इस लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा ना, तो कोशिका क्या है, तो जीव की इकाई है ना। तो अब प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा। विकल्प ये है जीवन का अस्तित्व, विकल्प बी है पृथ्वी पर जीवन, विकल्प सी है जैविक क्रियाएं, विकल्प डी है संरचना, जीव संरचना। तो करेक्ट आंसर है जीव संरचना। देख लीजिए, जब पूरा पैसेज पढ़ा गया तो इसमें भाव क्या आया है आपका कि जीव की संरचना कैसे हुई है ना, सारी चीजें इसमें दिखाई गई है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जीव की संरचना होना चाहिए है ना। जब पूरा पैसेज पढ़ोगे ध्यान से तो उसका कंक्लूजन निकालोगे तो वही लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये आप क्लियर होगा यानी कि 2 पैसेज हमने किए तो 2 में से 8 क्वेश्चन हमारे सही हो गए। जो भी चीजें हैं इसमें दिखाई गई है। कन्या भ्रूण हत्या के व्यापक दुष्परिणाम सामने आते हैं। इससे लिंगानुपात घटता है, जिससे सामाजिक असंतुलन बढ़ता है। महिलाओं की संख्या कम होने से लड़कों के लिए वधुएं खोजे नहीं मिलती हैं। यह एक स्थिति हरियाणा व राजस्थान जैसे राज्यों में निर्मित भी हो चुकी है ना। समय से घर परिवार न बस पाने की वजह से पुरुषों में यौन कुंठाएं बढ़ती हैं, जिनकी परिणति यौन हिंसा एवं दुष्कर्मों के रूप में सामने आती है। भ्रूण हत्या करवाने वाली माताओं की सेहत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैश्यावृत्ति और महिलाओं की तस्करी जैसे अपराध भी समाज में महिलाओं की घटती संख्या की वजह से बढ़ते हैं। भ्रूण हत्याओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हुई है और कई बार संयुक्त राष्ट्र भी भारत सहित कुछ अन्य एशियाई देशों में पैर जमा चुकी है। इस दुष्प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त कर चुका है। कन्या भ्रूण हत्या के दूरगामी परिणाम अत्यंत घातक हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर सचेत हो जाने की आवश्यकता है। हमें इस समस्या के उन्मूलन से ठोस उपाय सुनिश्चित करने होंगे। सबसे पहले तो लोगों की उस सोच में परिवर्तन लाना होगा जो समाज की पितृसत्तात्मक संरचना से प्रेरित है तथा जिनमें कन्या को द्वयम दर्जा प्राप्त है और नारी को सिर्फ भोग्य समझा जाता है। लोगों को यह समझना होगा कि कुल पुत्रियों से भी बढ़ते हैं तथा हमारी वैदिक संस्कृति में पुत्रियों को कर्मकांड से जुड़े हुए सभी अधिकार दिए गए हैं जो पुत्रों को प्राप्त हैं। पुत्रियां तर्पण एवं पिंडदान जैसे कर्मकांडों के लिए भी अधिकृत हैं। कन्या भ्रूण हत्या सभी धर्मों में वर्जित एवं आलोच्य है। आपने पूरा पैसेज पढ़ा, इसका भाव क्या होगा आपने समझ गए, आप लोग समझ चुके होंगे। अब जब प्रश्न पे चलेंगे, जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे है ना, तो आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, एक पैसेज आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, अच्छा दिख नहीं रहा मोबाइल में आपको, हमको पता है, लेकिन क्वालिटी बढ़ाओगे शायद दिख जाएगा, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न संख्या 1 है कि कन्या भ्रूण हत्या का दुष्परिणाम है। विकल्प ये है घटता लिंगानुपात, विकल्प बी है बढ़ता लिंगानुपात और विकल्प सी है अपरिवर्तित लिंगानुपात और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, इसने क्वेश्चन में पूछा है तो आपने पढ़ाई होगा, तो यहाँ इसमें लिखा है, इस लाइन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बार, इसमें लिखा है इसमें घटता लिंगानुपात है ना, यानी कि विकल्प ये आपका सही हो जाएगा है ना। कन्या भ्रूण हत्या का दुष्परिणाम क्या होगा, लिंगानुपात घटता जा रहा है ना, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये पैसेज में वैसा दिखाया गया है। अब उसके बाद में फिर एक पैसेज आपको वही दिख जाएगा, वही वाला पैसेज है। प्रश्न संख्या 2 है कि कौन से अपराध समाज में महिलाओं की घटती संख्या के वजह से बढ़ते हैं। विकल्प ए है बाल विवाह, विकल्प बी है सती प्रथा, विकल्प सी है कन्या भ्रूण हत्या, विकल्प डी है वैश्यावृत्ति एवं महिलाओं की तस्करी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्यावृत्ति एवं महिलाओं की तस्करी है ना। अब यहाँ पे आपको जैसे भी आपने पढ़ा होगा ना, तो
मैं यहाँ पे इस लाइन को ध्यानपूर्वक में पढ़ दे रहा हूँ। भ्रूण हत्या करवाने वाली माताओं की सेहत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वेश्यावृत्ति और महिलाओं की तस्करी जैसे अपराध समाज में महिलाओं की घटती हुई संख्या वजह से बढ़ते हैं। यह देख लीजिए, है ना। तो इस चीज को यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वेश्यावृत्ति एवं महिलाओं की तस्करी, विकल्प डी सही हो जाएगा, है ना। तो ये चीज यहाँ थी, अब यहाँ पे पढ़ सकते हो। वेश्यावृत्ति एवं महिलाओं की तस्करी जैसे अपराध समाज में महिलाओं की घटती संख्या की वजह से बढ़ते हैं, है ना। तो अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई, यानी कि 2 को प्रश्न संख्या 2 सही हो गया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे फिर एक पैसेज, वही पैसेज है, इसको ढूंढने में आसानी हो इसलिए मैंने इस पर रखा है ना, और ताकि स्क्रॉल करेंगे बार बार तो अच्छा नहीं होगा ना, इसलिए। अब देख लीजिए, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या सभी धर्मों में है, प्रशंसनीय, ये तो होगा नहीं, वर्जित नहीं, और विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्जित। भाई कन्या भ्रूण हत्या चाहे जो भी धर्म हो उसमें सब में वर्जित है ना। ये चीजें सिंपल वैसे आमतौर पे भी सब लोग जानते हैं, लेकिन जैसा कि पैसेज में दिया गया तो मैं इसको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी तो पढ़ा था, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कन्या भ्रूण हत्या सभी धर्मों में वर्जित एवं आलोच्य है। तो ये लाइन आपको यहाँ पे इसमें दी गई है ना। तो कन्या भ्रूण हत्या सभी धर्मों में वर्जित एवं आलोच्य है। और उसके बाद में फिर आलोच्य का मतलब आलोचना से भरा हुआ, है ना। फिर प्रश्न संख्या 4 है कि इस गद्यांश का प्रस्तुत उपयुक्त शीर्षक है। तो पूरा आपने पढ़ा, अब इस गद्यांश से क्या समझ में आया, है ना। अभी ऑप्शन आपको यौन हिंसा, वेश्यावृत्ति, महिलाओं की तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, तो एकदम पूरा डिटेल तो सही है, लेकिन एक्चुअल में आपको मतलब वास्तव में इस गद्यांश को आपने पढ़ा तो क्या आपको जानने को मिला, ये चीजें लेखक पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कन्या भ्रूण हत्या, है ना। पूरा अगर सब मामला किसी पे जा रहा है, कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है, तो उसी सारी चीजें तो होती हुई है ना। तो इसलिए ये विकल्प डी सही हो जाएगा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कन्या भ्रूण हत्या है ना। तो चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। तो हमने मतलब पैसेज कर लिया और इसके क्वेश्चन सही हो गए। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक पैसेज है, देख लीजिए, मैं पहले इस पैसेज को छोड़ दे रहा हूँ आपको, मैं करा दूंगा, मतलब मैं इस पैसेज को पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इसको देखता हूँ कि आंसर सही होता है कि नहीं। अब देख लीजिए, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, पूछ रहा है कि किसके माध्यम से समाज में उच्छलंघता, अश्लीलता एवं वैचारिक अराजकता में वृद्धि हुई है। पढ़ लीजिए पूरा। इंटरनेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा है, पैसेज भी नहीं पढ़ा है। अब आपको लगता होगा कि पहले पढ़ लिए होंगे, नहीं ऐसा नहीं, आप भी कर सकते हो। इसमें जनरली देखा जाए तो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, तो विकल्प ये सही होगा। देखा जाए, चेक करते हैं, देख लो, विकल्प ये सही है। कारण इसका अभी मैं पढ़ के बता दूंगा, है ना। तो देख लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से समाज में उच्छलंघता, अश्लीलता एवं वैचारिक अराजकता में वृद्धि हुई है। अब इसको मैं पढ़ के देखते हैं क्या बात सही है कि गलत इसमें पैसेज में दिखाया गया है। इसको मैंने पढ़ा भी नहीं है, देख लीजिए, यहाँ आपको मिल गया। देख लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से समाज में उच्छलंघता, अश्लीलता एवं वैचारिक अराजकता ने पांव पसारे हैं, है ना। तो सही हो गया विकल्प, है ना। तो आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं, पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत विशेष नहीं है। लेकिन मैं फिर, अब दूसरा है गूगल की पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को सबसे ज्यादा आपत्ति किस पर डाले जाने वाले वीडियोज को लेकर है। विकल्प ए है आरट्यूब, विकल्प बी है एमट्यूब, विकल्प सी है पीट्यूब, विकल्प डी है यूट्यूब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूट्यूब। मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ, इस लाइन को पढ़िए ध्यानपूर्वक। यहाँ से गूगल की पारदर्शिता रिपोर्ट यह बताती है कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा आपत्ति यूट्यूब पर डाले जाने वाले वीडियोज को लेकर है। देख लीजिए, आपने ये पढ़ा है ना। तो चीजें कहाँ से होती, कैसे होती, सिंपल चीजें आप समझ भी जाओगे। कारण क्या है, यूट्यूब पर जैसे ऑप्शन RTVS तो हो सकता है पैसेज में ऐसा दिया, मतलब ना, मतलब कोई भी चीजें होती हैं तो आप एक बार पैसेज पढ़ लेंगे, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये भी सही चीजें होती है। इसका भी मतलब आपका टाइम बच जाएगा ना, ऐसे भी प्रश्न कर सकते हो। गूगल की पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को सबसे ज्यादा आपत्ति यूट्यूब पर डाले जाने वाले वीडियोज को लेकर है। और प्रश्न है, किसकी एक मांग पर वैश्विक मांग हो गई, ऐसे क्वेश्चन है। अब विकल्प देख लीजिए, विकल्प ए है इंटरनेट पर साइबर क्राइम, विकल्प बी है इंटरनेट पर सेंसरशिप, और विकल्प सी है इंटरनेट पर अश्लीलता, और विकल्प डी है गूगल पर नियंत्रण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर सेंसरशिप। अब देख लीजिए, यहाँ से देखिए, यह मांग आज एक वैश्विक मांग हो गई है। यूक्रेन, जॉर्डन, चेक गणराज्य और बोलीविया समेत दुनिया के कई देशों ने इंटरनेट पर कंटेंट सेंसरशिप की मांग की है ना। तो ये चीजें यही तो दिखाई गई है ना। तो इस पैसेज, विदाउट पैसेज पढ़े मैंने उत्तर दिया है ना। अब उसके बाद में इंटरनेट पर सेंसरशिप की मांग एक वैश्विक मांग हो गई है ना, जैसा कि पैसेज में दिखाया गया है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या आपको फिर लास्ट यानी कि चौथा है इस गद्यांश का,
है ना। तो इस गद्यांश का उपयोग में शीर्षक चुनिए। तो हालांकि पैसेज आपने पढ़ा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का धुंधला धुंधला तो पढ़ा ही होगा। पहले ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगी। इंटरनेट पर सेंसरशिप, इंटरनेट की महत्वता और साइबर क्राइम और सोशल नेटवर्किंग साइट, तो आपको बताना है। तो मैं अभी थोड़ा सा मैं एक बार समझ लीजिए कि इसका मामला क्या है। तो अगर पैसेज पूरा पढ़े होते तो करेक्ट दे देते, लेकिन तो अब इसको एक क्वेश्चन है ना, आपको थोड़ा सा आप जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो जैसे कि इंटरनेट पर सेंसरशिप, ये देख लीजिए पूरा इस बात पूरी को लेकर कहा गया है कि इंटरनेट पर जो सेंसरशिप है ना, तो उसी पर ये पूरा गद्यांश शामिल है ना। तो ये चीज़ें थी। हालांकि इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक इंटरनेट पर सेंसरशिप होगा। अब देख लीजिए इस पैसेज को मैंने पढ़ा नहीं, तो कुछ न कुछ तो समस्या हल्का फुल्का आई होगी, लेकिन आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चंस कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आपको पैसेज पढ़ना ही हो जाता है। तो मेरा एक राय यही होगा कि आप पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे तो आपका समय बचेगा, और जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं प्रयुक्त तो शीर्षक क्या है, तो आपको विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप इसको कर सकते हो ना। तो इसलिए मेरी राय मानो तो पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे। ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे। 1-2 मिनट में आपका 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन, तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट देखे भी कर सकते हो, उतना तो अनुभव है, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करते करते, लेकिन चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं इस पैसेज को पढ़ूंगा, नहीं तो है ना, मैंने एक दिखाने के लिए ऐसा किया था, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। इसमें आश्चर्य नहीं है कि ताज शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसमें भारत और इस्लाम की वास्तुकला का सम्मिश्रण है। ऐसा विश्वास है कि इस स्मारक को पूरा होने में लगभग 22 वर्ष लगे और 9 करोड़ रुपए की लगभग धनराशि खर्च हुई। लगभग 20,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला। ताजमहल के निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1653 ईस्वी में पूर्ण हो गया। यह आदर्श स्मारक मुगल काल की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है। पूर्णता के शीर्ष बिंदु की प्रतिच्छवि के रूप में इसे माना जाता है। इसे मुगल शिल्पियों ने वास्तुकला और प्रशस्त कला में प्राप्त किया। ताज का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें मकबरे के प्रत्येक पक्ष को पूरी तरह जागरूकता के साथ प्रकल्पित और निर्मित किया गया है। प्रत्येक छोटे से छोटे भाग का शेष भागों के साथ पूर्ण सामंजस्य है। इसका प्रवेश द्वार ऊंची 3 अर्च का बना हुआ है। और फिर उसके बाद लिखा है, मकबरे पर पहली दृष्टि ही चकित कर देती है। सुसज्जित लंबे बगीचे के अंत में मोती जैसा सफेद संगमरमर का मकबरा बना हुआ है। मकबरे के दोनों ओर एक जैसी समान संरचनाएं बनी हुई हैं, जबकि पूर्वी ओर इसी मकबरे की आभासी आकृति स्थित है। इस इमारत को जवाब भी कहा जाता है। इसका कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है ना। इसे मात्र परिसर में एक रूपता स्थापित करने के लिए बनाया गया है। ताजमहल भारत का गौरव है। आज लगभग 350 वर्ष बाद भी विश्व के सभी कोनों से लोग आकर ताज के सौंदर्य को निखारते हैं और उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। तो अपने पैसेज पूरा पढ़ लिया होगा अच्छे से, है ना। अब इसका भाव समझ चुके होंगे। अब मैं प्रश्न पे चल रहा हूँ। आपको पैसेज छोटे में दिख रहा होगा, हालांकि मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक बार डिटेल से पढ़ भी दिया हूँ, तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अपने मोबाइल को क्वालिटी बढ़ाओगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत दिख जाए, लेकिन नहीं दिख रहा तो मैंने अच्छे से पढ़ दिया। आप वीडियो को रिवाइज कर लेंगे, मतलब उसको बैक करके देख लेंगे, है ना। तो पहले प्रश्न पे चलेंगे। लिखा है पहला प्रश्न है, ताजमहल किस पूर्णता का द्योतक है? विकल्प ये है, भारत और इस्लाम की वास्तुकला का सम्मिश्रण। विकल्प बी है, मुगल शिल्पियों की वास्तुकला और प्रशस्त कला में दक्षता। और विकल्प सी है, प्रत्येक छोटे से छोटे भाग का शेष भागों के साथ सामंजस्य। और विकल्प डी है, इमारत का अपना सौंदर्य और वैभव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल शिल्पियों की वास्तुकला और प्रशस्त कला में दक्षता, है ना। मैंने पहले ही इंटर कर दिया आंसर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि कहाँ इस पे ये चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको लिखा है कि ताजमहल के निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1653 ईस्वी में पूर्ण हुआ। आदर्श स्मारक मुगल काल की सबसे सुंदरता इमारत मानी जाती है। तो देख लीजिए, मुगल काल की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है। पूर्णतया यह शीर्ष बिंदु का प्रतिच्छवि के रूप में माना जाता है। मुगल शिल्पियों ने वास्तुकला और प्रस्तर कला में दक्षता प्राप्त की। तो ये चीजें यहीं पे तो लिखी गई है ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका द्योतक है, तो ये विकल्प आपका बी सही माना जाएगा, है ना। ये जो है लिखी हुई है कि यहाँ मैंने पढ़ के बता दिया है। देख लीजिए, द्वितीय पैराग्राफ में स्पष्ट उल्लेख है कि ताजमहल को पूर्णता के शीर्ष बिंदु की प्रतिच्छवि के रूप में
माना जाता है जिसे मुगल शिल्पियों ने वास्तुकला और प्रस्तर कला में प्राप्त किया है। फिर पैसेज आपको दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, जवाब किस इमारत के लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प ए है मकबरा, विकल्प बी है ताजमहल, विकल्प सी है प्रवेश द्वार, विकल्प डी है मकबरे की आभासी आकृति। तो आपको बताना है, तो देख लीजिए, ये आपको अभी मैंने आप पैसेज पढ़ा था ना, तो देख लीजिए, मैं यहाँ से देख लीजिए, ये लाइन देख लीजिए, जबकि पूर्वी ओर इस मकबरे की आभासी आकृति स्थित है। ठीक बात, आकृति स्थित है ये कह दिया। और इस इमारत को जवाब भी कहते हैं। जो आकृति है स्थित है उसी को हम क्या कहते हैं? जवाब भी कहते हैं, है ना। आभासी मकबरे की आकृति को देख लीजिए, ये तो पूछ रहा आभासी, ये देखो मकबरे की आभासी आकृति स्थित है, मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि जवाब किसको कहते हैं? तो मकबरे की आभासी आकृति को कहते हैं ना, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अब मैंने दिखा भी दिया है, तृतीय पैराग्राफ में उल्लेखित है कि पूर्वी ओर मकबरे यानी ताजमहल की आभासी आकृति में स्थित, जिसे जवाब भी कहा जाता है ना। तो ये चीज़ क्लियर होगा। अब फिर पैसे दिख रहा होगा, उसके बाद में लिखा है कि ताजमहल के निर्माण में पूर्ण जागरूकता किस पक्ष में दृष्टिगत होती है ना। मैंने प्रश्न पढ़ दिया, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन में एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ताजमहल के निर्माण में लगे कारीगरों की बड़ी संख्या तथा लंबा समय, विकल्प बी है ताजमहल के निर्माण में व्यय धनराशि, विकल्प सी है ताजमहल के छोटे से छोटे भाग का शेष भागों के साथ पूर्ण सामंजस्य, और विकल्प डी है परिसर में एक रूपता स्थापित करने के लिए किए गए आवश्यक निर्माण। तो ये जो चीज़ें पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये पूरी लाइन, ये लाइन यहाँ से पढ़िए। ताज का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें मकबरे के प्रत्येक पक्ष को पूरी जागरूकता के साथ प्रकल्पित और निर्मित किया गया है। प्रत्येक छोटे से छोटे भाग का शेष भागों के साथ पूर्ण सामंजस्य है। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो विकल्प यानी कि इसका सी सही हो जाएगा, है ना, जैसा कि इस लाइन में आपको दिखा होगा, है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा। जैसा कि मैं व्याख्या बता दे रहा हूँ कि ताज का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें मकबरे के प्रत्येक पक्ष को पूरी जागरूकता के साथ प्रकल्पित और निर्मित किया गया है। प्रत्येक छोटे से छोटे भाग का शेष भागों के साथ पूर्ण सामंजस्य है ना। तो चीजें वही पूछ रहा है जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है ना। इसमें इसका व्याख्या हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या आपको दिख रहा होगा, है ना, पहले पैसे दिख कर पूछ रहा है कि ताजमहल किसका प्रतीक है? तो विकल्प ए है शाश्वत प्रेम का, विकल्प बी है मुगल वास्तुकला की श्रेष्ठता, और विकल्प सी है भारत और इस्लाम की वास्तुकला के सम्मिश्रण का, विकल्प डी है मुगल कारीगरों की जागरूकता निर्माण क्षमता का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाश्वत प्रेम का, है ना। अब इसको कारण देख लीजिए, सिंपल सी बात है, पहली ही लाइन में आपको लिखा होगा इसमें आश्चर्य नहीं कि ताज शाश्वत प्रेम का प्रतीक के रूप में देखा जाता है ना। तो आप बस पैसेज आपको कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये आपका ये विकल्प सही है जैसा कि इसमें लिखा गया है। पहली ही पंक्ति में स्पष्ट है कि ताज शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज़ें हैं, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने सब चीज़ें अच्छे से समझी होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।